हेलो बच्चों, हम सब जानते हैं कि नीट 2024 एग्जाम 5 मई 2024 को होने वाला है और अभी से लगभग 2 महीने का समय बाकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट शुड बी द लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी टू बिकम अ रैंकर इन नीट 2024। जैसा कि ये वीडियो ही बता रहा है, लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2024। इस वीडियो को देखने के बाद हर बच्चे का 630 प्लस मार्क्स तो पक्का है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या क्या करना है हमें। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए। हमारा बायो में मार्क्स होना चाहिए 340 प्लस, केमिस्ट्री में 150 प्लस और फिजिक्स में 140 प्लस। अगर ये हम लक्ष्य रखेंगे तो 630 प्लस मार्क्स आराम से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस चीज पे फोकस करना है। तो अब जो समय आ गया है बच्चों, हार्ड वर्क तो हमने कर लिया। बच्चों जिनका 2 इयर्स का प्रोग्राम था उन लोगों ने 2 साल हार्ड वर्क किया है। जो रिपीटर बैच के थे उन्होंने 1 साल हार्ड वर्क किया है। अब लास्ट टाइम में हमारा काम है कि हम स्मार्ट वर्क करें। क्या करें बच्चों? स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क का मेन एम क्या है? स्मार्ट वर्क का मेन जो एम है वो ये है कि हमारा एफर्ट्स कम रहे लेकिन मार्क्स उससे काफी ज्यादा है। तो दिख भी रहा है एफर्ट्स हमारा कम हो और मार्क्स क्या हो? ज्यादा हो। तो बच्चों मैंने आप सभी लोगों के लिए ये जो 60 डेज स्ट्रैटेजी है इसको 3 हिस्से में बांट दिया है। एक है 20 डेज, दूसरा पार्ट भी 20 डेज और तीसरा पार्ट भी 20 डेज। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला जो 20 डेज है उसमें हमें फोकस करना है हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहने का मतलब ऐसे चैप्टर्स जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनका वेटेज नीट में ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज में हमें फोकस करना है एवरेज एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। ये जो सेकंड 20 डेज का स्लॉट है इसमें हम लोग एवरेज और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। जब ये दोनों चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे तब डेली हमारा काम रहेगा कि हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट हो सके तो प्रैक्टिस करें या फिर पार्ट टेस्ट प्रैक्टिस करें। तो 60 डेज में पहला जो 20 डेज का स्लॉट है वो किसके लिए डेडिकेटेड है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए जिनका वेटेज ज्यादा है। उसके बाद सेकंड स्लॉट 20 डेज का है जो कि एवरेज एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए है। इस दरमियान हमारा काम है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और पार्ट टेस्ट को फॉलो करना। फिर जो लास्ट 20 डेज बचते हैं, इस लास्ट 20 डेज में हम लोग केवल और केवल रिवीजन करेंगे थ्रू शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बुक, या फिर हमने जो मिस्टेक कॉपी में जो एरर्स लिखे थे उन सबको रिवीजन करेंगे। और नीट के पैटर्न पे फुल सिलेबस कम से कम 15 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। बच्चों एकदम याद रखना है, नीट के जैसा फुल सिलेबस 15 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब 15 मॉक टेस्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हर मॉक टेस्ट में लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। 15 into 200 करेंगे तो 3000 क्वेश्चन हम लोग नीट के लेवल के देख लेंगे। और नीट का जो एग्जाम है बच्चों उसमें इन्हीं से मिलता जुलता सवाल आएगा। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा रहेगा और वो नीट में काफी अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। तो 60 डेज को 3 स्लॉट में मैंने बांट दिया है, 20, 20 और 20 डेज। इसको अच्छे से देख लेना है। ये वीडियो देखने के बाद बच्चों मैं आपके साथ ये जो स्लाइड है उसको भी शेयर कर दूंगा। ये स्लाइड हो गया। ये वीडियो आप कहां देख सकते हैं? तो पेज के यूट्यूब चैनल पे PSIIT एंड मेडिकल पटना सेंटर है, उसके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ का टेलीग्राम चैनल है उसको भी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तो बच्चों तुम सभी के मन में ये सवाल आता होगा ना कि सर ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स कौन है? तो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स कौन है वो मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट वाइज। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी है। बॉटनी में ये जो भी वेटेज वाले चैप्टर लिखे हैं इन सब के पीछे लॉजिक है कि हमने पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीते 4 से 5 सालों का हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का वेटेज देखा है, एवरेज लिया है और तब हमने देखा है कि इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इन चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो बॉटनी वाले पार्ट में अगर देखेंगे तो सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, वो सब आता है। सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा। प्लांट किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, उसके अलावा रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और जेनेटिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट सा यूनिट है जिससे अच्छे खासे सवाल होते हैं।
जिससे अगर देखें हम लोग तो 8 से लेकर के 9 सवाल तो पक्के रहते हैं। उसके बाद इकोलॉजी की भी बात करें तो इकोलॉजी में भी देखा गया है 9 सवाल लगभग आते हैं। जो भी चैप्टर्स नीट के सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं उन सबको नहीं लिखा है। खुद सोच लो बच्चों, पिछले साल तक वो सभी चैप्टर से सवाल पूछे जाते थे, अब उन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। जिन चैप्टर्स को हटा दिया गया है जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, तो ये सारे चैप्टर के भी जो एक एक सवाल पूछे जाते थे वो इन्हीं चैप्टर्स पे वेटेज शिफ्ट हो जाएगा। बॉटनी की तो चर्चा कर ली हमने। जूलॉजी में आते हैं तो जूलॉजी में एनिमल किंगडम है, बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स में जैसे ही बोलता हूं तो केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना होता है। तो अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया हमने तो केमिस्ट्री वाले से भी सवाल हम लोग कर सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की तो चर्चा करना ही बेकार है क्योंकि ये सभी बच्चे जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे बहुत सारे सवाल होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक्नोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। जिस तरह मैंने बताया जेनेटिक्स से काफी सवाल है, इकोलॉजी से बहुत सवाल है, तो बायोटेक्नोलॉजी से भी वैसे ही बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो ये हो गए वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बॉटनी एंड जूलॉजी के। मैं हट जा रहा हूं, किसी बच्चे को वीडियो से स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। बायोलॉजी की चर्चा तो हमने कर ली। अब देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि ज्यादा वेटेज वाले हैं। तो 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है मैंने, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें है। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोइकियोमेट्री हो गया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम चैप्टर, केमिकल एंड आयनिक दोनों आते हैं इसमें। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को एक ऐसा सेक्शन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें फिजिक्स में भी पढ़ना होता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। उसके बाद 12th पोर्शन से केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स पे हमने मेनली फोकस करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मैं बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 4 क्वेश्चन होते हैं। हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में भी एस ब्लॉक, उसके अलावा हाइड्रोजन, स्टेट्स ऑफ मैटर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सॉलिड स्टेट, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हटा दिए गए हैं। तो उन सभी चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सभी क्वेश्चंस अब इन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका वेटेज अपने आप और ज्यादा बढ़ जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, डी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डी ब्लॉक तो मेनली उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा क्लास 12th में है। डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो टोटली क्लास 12th का हिस्सा है। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई सारे बुक्स में GOC1 GOC2 भी लिखा होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म के भी बहुत सारी चीजों को GOC में डाल दिया जाता है। तो GOC, हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों पे मेनली फोकस करना है। काफी क्वेश्चंस रहते हैं। और क्लास 12th वाला पोर्शन अगर देखें तो अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर्स, उसके अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। 3 चैप्टर्स पे अगर फोकस करते हैं तो केमिस्ट्री में आप आसानी से 140 तक मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे काफी ज्यादा वेटेज के सवाल होते हैं। मैं फिर से साइड हो जा रहा हूं, जिस भी बच्चे को वीडियो से स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन है केमिस्ट्री के। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में पहला काइनेमैटिक्स, जो पढ़ते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन या NLM बोलो, SHM, वेव्स या ऑसिलेशंस भी कह सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स यहां पे पढ़ लेंगे, और केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट देखें तो दोनों लगभग मिलता जुलता है। तो दोनों जगह से क्वेश्चन ओवरलैप करते हैं। तो काइनेमैटिक्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, SHM हो गया और थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ये क्लास 11th वाला पार्ट है। क्लास 12th वाले अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और ये तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सेमीकंडक्टर्स। इन दोनों चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये केमिस्ट्री में ओवरलैप करता है। इनका कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर से? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो केमिस्ट्री में अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से पढ़ा है तो ये दोनों चैप्टर में काफी कम दिक्कत होगी और आप आसानी से इन सबको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और सवाल बना सकते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स एक चैप्टर है, लॉजिक गेट्स भी है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और
ऑप्टिक्स में देखें तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत है रे ऑप्टिक्स पे। तो ये हमने देख लिया फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं फिर से हट जा रहा हूं, इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और साथ ही साथ ये स्लाइड भी शेयर कर दिया जाएगा। अब ये तो रही बात कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का मैंने बता दिया। अब है कि सर इसको करे क्या, करे कैसे, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। जैसे सपना तो देख रखा है सभी बच्चों ने कि मुझे एम्स में जाना है, मुझे फलाने सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, लेकिन जब तक हम लोग लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तब तक हम रुक नहीं सकते। बच्चों ये जानना है कि सपना जो है, अगर हम सपने देखते हैं तो सपने के लिए क्या चाहिए होता है, तो सपने के लिए हमें चाहिए होता है बिना मेहनत के लिए। लेकिन जब हमें लक्ष्य हासिल करना है तो लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो बिना नींद की मेहनत। तो इस चीज पे ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लें, तो हमें कैसे करना है उस पे अब बात करते हैं। तो हमारा जो स्टडी प्लान होगा क्या क्या उसका एलिमेंट्स होगा, ये बेसिकली ये 5 एलिमेंट्स है जिस पे हमें फोकस करना है। सबसे पहला है शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला कॉपी। जब भी आप थॉरली कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या अगर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो उसके जो फॉर्मूला होते हैं उन सबको एक कॉपी में एक जगह लिख लें, ताकि लास्ट जो 20 डेज होंगे या जो लास्ट का महीना होगा, जब हमें कोई नया चीज नहीं पढ़ना है तब हमें रिवीजन करने में काफी आसानी मिलेगी इस शॉर्ट नोट से या फॉर्मूला कॉपी से। तो याद रखना है पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर्मूला कॉपी या शॉर्ट नोट्स। उसके बाद सेकेंड है मिस्टेक कॉपी। जब भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या जब भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग जो एरर्स करते हैं वो एरर्स दोबारा ना करें, उससे बचने के लिए उसको एक जगह मिस्टेक कॉपी में लिख लें और उस पर हाईलाइट कर दें कि ये गलती की थी, इसे दोबारा नहीं दोहराना है। तो पहला एलिमेंट हो गया फॉर्मूला कॉपी, दूसरा हो गया मिस्टेक कॉपी। अब हमारी तैयारी पैटर्न प्रूफ है कि नहीं, तो हम लोग पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाएंगे और बहुत पहले का सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, लास्ट 10 ईयर्स भी बनाएंगे तो वो काफी है। तो पीवाईक्यू से 10 ईयर्स के क्वेश्चन बनाएंगे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बायो में या फिर बीते 1-2 साल से ज्यादा ट्रेंड हो गया, इवन केमिस्ट्री में भी, कि स्पेशल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब वो कौन से हैं, तो असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग को ही मैट्रिक्स मैच टाइप भी बोलते हैं, और स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट टाइप में क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये 4-5 स्टेटमेंट दिया रहेगा, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो इन पे भी फोकस करते रहना है। जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमारा काम होगा कि हम लोग जो नए टाइप के सवाल हैं जो नीट में हमेशा आते हैं उन पे फोकस करें। क्लियर है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज को। और लास्ट में जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं या पार्ट टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, फुल सिलेबस करेंगे या पार्ट टेस्ट करेंगे, तो हमारा काम है कि हम लोग हमेशा उसी समय करें जो नीट का टाइम है। नीट का टाइम क्या होता है एग्जाम का, 2 PM to 5:20 PM। याद रखना है बच्चों, हमारा जो दिमाग है वो अभी हाइपर एक्टिव होना चाहिए इसी समय पे। हम जो सोया करते हैं, कुछ बच्चों की गंदी आदत होती है कि वो दिन में सोया करते हैं, वो एक नैप लिया करते हैं, तो भूल करके भी इस समय में न सोने का रूटीन बनाए न लंच करने का रूटीन बनाए। याद रखें कि 2 से लेकर के 5:30 में हमारा दिमाग सुपर डुपर एक्टिव रहना चाहिए, ताकि इतनी बार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टेस्ट प्रैक्टिस करें कि इस समय में हमें कोई गड़बड़ी या कोई परेशानी नहीं हो। तो ये तो हो गया व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टडी प्लान। अब स्टडी प्लान क्या होगा, किस तरह से कैसे पढ़ेंगे प्रतिदिन, क्या रूटीन होना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों स्टडी प्लान में फोकस रखना है कि लास्ट समय में विनर वही बनेगा, विजेता वही बनेगा जो 12 घंटे डेली पढ़ेगा। लास्ट इस आखिरी समय में 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें कितने देर चाहिए पढ़ाई, कम से कम 12 घंटे। अगर आप आइडियली 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तब आप उस स्ट्रैटेजी पे अच्छे से मेहनत करके 630+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। अब हमारा फोकस क्या होगा, डेली हमें 2-2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे कैसे, तो मैं लिख के बता दे रहा हूं टाइम वाइज। जैसे हम लोग सब्जेक्ट 1 पे फोकस करते हैं, आज हमने रूटीन बनाया कि 2 सब्जेक्ट लेंगे, किसी एक सब्जेक्ट का कोई काफी डिफिकल्ट चैप्टर है या कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो हम लोग करेंगे क्या, सुबह उठ जाएंगे और सुबह 8 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, 8 से लेकर के 11। सुबह उठेंगे, फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठेंगे
ये 3 घंटे के स्लॉट में इस सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी हो गया या कॉन्सेप्ट जो भी है उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे या थॉरली कॉपी से देख लेंगे। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये 11:30 से लेकर के 1 PM तक या थोड़ा ज्यादा समय दे देते हैं इस समय, क्योंकि चूंकि हमने ये एक डिफिकल्ट चैप्टर लिया है या डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिया है, तो 11:30 से लेकर के 1:30 बजे तक 1:30 PM तक हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो साथ ही साथ पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस लगा लेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो आधे घंटे का ब्रेक लेकर के 2 to 3 PM में जो 2 मेन एलिमेंट है, शॉर्ट नोट्स वाला कॉपी, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या फॉर्मूला थे उनको लिख लेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन बनाते समय हमने जो एरर्स किया उसको लिखेंगे किसमें, तो मिस्टेक कॉपी। 1 घंटे का समय इस पे रहेगा, तो बच्चा याद रखेगा सुबह ये 3 घंटे थ्योरी पे दे देंगे, 2 घंटे यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, और 1 घंटे में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूला था, उनको हमने लिख लिया किसमें, शॉर्ट नोट्स में। अब एरर्स को लिख लिया मिस्टेक कॉपी में। अब इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा और फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे 4 बजे से, जहां पे हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, सब्जेक्ट 2 पे। सब्जेक्ट 2 पे फोकस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो सब्जेक्ट 2 होगा इसमें देख लेना है जो भी है, सुबह के फर्स्ट हाफ में हमें कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। फिर अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो 4 PM to 6 PM हम लोग थ्योरी पे ध्यान देंगे सब्जेक्ट 2 के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेके 6:30 से 8 PM तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ ही साथ पीवाईक्यू, और सेम पैटर्न फिर से यहां भी लगाएंगे। आधे घंटे के ब्रेक के बाद 8:30 से 9:30 यहां पे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना है, और उसके बाद क्या करना है बच्चों, जितने भी एरर्स हैं उनको लिखेंगे मिस्टेक कॉपी में। किसमें लिखेंगे, मिस्टेक कॉपी में। और उसके बाद आराम से इत्मीनान से खाना खाएंगे, 1 घंटे का ब्रेक होगा, और सोने से पहले जो 1.5 घंटे का टाइम है, 10:30 से लेकर के 12 बजे तक मिडनाइट में हमें 2 काम करना है। पूरे दिन जो हमने शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक कॉपी में जो भी चीजें लिखी उनका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, और साथ ही साथ अगले दिन क्या करने वाले हैं, अगले दिन का टू डू लिस्ट बना लेंगे या अगले दिन का प्लान कर लेंगे। तो बच्चों क्लियर हो गया, सभी बच्चे लोग क्लियरली सीख लिए कि हम लोग दिन के पहले हाफ में सब्जेक्ट 1 पे फोकस करेंगे, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, और 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक कॉपी। सिमिलरली क्या करेंगे, सब्जेक्ट 2 के लिए करेंगे, और रात में सोने से पहले 1.5 घंटे का जो समय होता है आत्मचिंतन या इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जिसमें क्या करना है, ये जो शॉर्ट नोट्स है इनसे क्विक रिवीजन और साथ ही साथ अगले दिन का प्लानिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इन तीनों का नेचर बहुत हद तक मिलता है, तो इन तीनों पे बच्चों हमें फोकस करना है। नीट में अगर फोकस करना है तो इन सब पे हम लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फोकस करना है। और उसके अलावा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे ही, पीवाईक्यू लगाएंगे कितने सालों का, 10 इयर्स का, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो तो करना ही है कि शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक कॉपी। तो बच्चा याद रखेगा बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनमें मेनली फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी के बुक्स पे फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ के उनपे से क्वेश्चंस बनाएंगे और पास्ट 10 इयर्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करते हैं, अगर फिजिक्स की बात करें और फिजिकल, ये दोनों है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये दोनों होता है कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड। तो यहां पर क्या करना है बच्चों, हमें क्लास का जो वीडियो लेक्चर्स है या क्लास का जो लेक्चर्स है या टीचर्स के जो नोट्स है उनको अच्छे से पढ़ना है, थॉरली पढ़ना है। केवल एनसीईआरटी को देखकर भी काम नहीं चलेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि क्लास के नोट्स को, लेक्चर्स को डिटेल में जाना पड़ेगा।
सारे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स को समझने पड़ेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, और लास्ट में तो हमारा है ही एलिमेंट शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक कॉपी। तो याद रखना है कि हमें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री इन दोनों का नेचर एक जैसा है। तो यहाँ पर क्लास के थ्योरी से, क्लास के कॉन्सेप्ट से, कॉपी से, लेक्चर से कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूला को देखना है और तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों की ये स्ट्रैटेजी पूरे अच्छे तरह से तुम्हें समझ आई होगी। और याद रखना है उस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करेंगे तो अभी से 2 महीना है हमारे पास, नीट में बहुत अच्छे से सफल हो गए। और 630 प्लस मार्क्स अगर पक्के हो जाएंगे तो याद रखना देश के जितने भी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 630 प्लस मार्क्स रहते हैं, तभी एडमिशन मिलता है। तो बच्चा ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके तुम लोग अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हो। और याद रखना है पूरे की पूरी केस आईआईटी एंड मेडिकल पटना सेंटर जो है तुम्हारे साथ है। और हम सभी लोग सभी बच्चों के लिए ऑफर लेकर के आए हैं कि आप सब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो कि नीट के लिए स्पेशलाइज्ड है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो भी कैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर नीट 2022।